हिंदी का यूनिट 6 में जो आपके उपन्यास लगे हुए हैं यूजीसी नेट, एमपी सेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के हम उनको देखेंगे। देवरानी जेठानी की कहानी पहला उपन्यास है और आज हम इसी को देखने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। ये मूल किताबों से ही ली गई कहानियाँ हैं, लेकिन हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम तथ्य वही पढ़ेंगे और जो आपके लिए जैसे कि मान लीजिए नाटक है, निबंध है, कहानियाँ हैं, वो मैं डायरेक्ट आपको मूल किताबों से पढ़ा दूँगी क्योंकि उनमें से ज़्यादातर हमारे बीच में से प्रश्न छपते हैं। तो परेशान नहीं होना कि ये केवल दृष्टि का या उसका नहीं है, क्या अलग-अलग भूमिकाएँ वगैरह सबकी आपको मिल जाएँगी जहाँ से भी पेपर बनता है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। अगर आपको अच्छी लगे तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना और ये डेमो वीडियो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ पेड वैसे भी जुड़ सकते हैं। इस उपन्यास की जो रचना है ये पंडित गौरीदत्त शर्मा ने की है और ये 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है इसके जो लेखक हैं वो कौन है? गौरीदत्त शर्मा हैं और 1870 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। ये उपन्यास है सबसे पहले तो इसकी विधाई याद रखना है क्योंकि इसमें जो शीर्षक है उसका नाम में क्या आ रहा है? कहानी आ रहा है, लेकिन ये कहानी नहीं उपन्यास है। ये मेरठ के लियो प्रेस से 35 पृष्ठों का छपा हुआ एक लघुकाय उपन्यास निकला था। ठीक है? तो ये केवल 35 पृष्ठों का छपा हुआ एक लघु का एक छोटा-सा उपन्यास है, जो कि मेरठ से निकला था। इसकी भूमिका अगर हम बात करें, तो पंडित गौरीदत्त शर्मा उपन्यास की भूमिका में लिखते हैं कि यह उपन्यास पढ़ी-लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण-दोष को रेखांकित करता है। इसमें पढ़ी-लिखी और अनपढ़ स्त्रियाँ, दोनों पर ही बात की जाती है, दोनों के गुण-दोषों को यहाँ पर तुलना की जाती है कि दोनों में क्या अंतर होता है। उपन्यास का जो परम लक्ष्य है यानी कि जो इसका मेन उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो यही बताना है कि समाज, परिवार के लिए पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ क्यों ज़रूरी हैं। समाज या फिर परिवार, दोनों के लिए ही पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ क्यों ज़रूरी हैं। पढ़ी-लिखी यहाँ पर मेन बात है कि साक्षरता पर बहुत ज़्यादा बल दिया है लेखक ने। पंडित गौरी दत्त ने अपनी इस कृति में स्पष्ट किया है कि वे इसका प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। वे यह भी लिखते हैं साथ में कि आज तक बहुत सारे लेखकों के द्वारा स्त्री शिक्षा शिक्षा से संबंधित अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। लेखक कहते हैं कि आज तक ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला हूँ जो कि स्त्री शिक्षा के लिए ग्रंथ लिख रहा हूँ, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे लेखकों ने स्त्री शिक्षा से संबंधित ग्रंथ लिखे हैं। परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझे पता है, मुझे निश्चय है कि दोनों ही स्त्री और पुरुष, दोनों स्त्री हो या फिर पुरुष हो, इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत ही लाभ उठाएँगे। तो ये भूमिका से लिया गया कथन है। आगे देखते हैं। आगे वो कहते हैं कि इस उपन्यास में इसका छोटा-सा सारांश यहाँ पर बताया गया है। इस उपन्यास में मेरठ, ये जो शहर का नाम यहाँ पर दे रखा है इम्पोर्टेंट है। मेरठ के अग्रवाल बनिया लाला सर्वसुख अग्रवाल के माध्यम से कथा प्रस्तुत की गई है। ठीक है? तो लाला सर्वसुख यहाँ पर जो मुखिया है उसका नाम आता है और बनिया यहाँ पर जो जाति का बनिया है उसका नाम भी ज़िक्र भी यहाँ पर किया गया है। लाला सर्वसुख के 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं। बड़े बेटे का नाम है दौलत राम। बड़े बेटे का नाम दौलत राम है जिसकी पत्नी का नाम है ज्ञानो और छोटा बेटा है छोटेलाल जिसकी पत्नी का नाम है आनंदी। ज्ञानो जो कि जेठानी है वो एक अनपढ़ स्त्री है, वह तनिक भी व्यवहार कुशल नहीं है। ठीक है? ज्ञानो कौन है? जेठानी है और वो बिल्कुल भी अच्छी मतलब उसको दिखाया गया है कि वो व्यवहार में कुशल नहीं, ऐसा नहीं होता है हालाँकि जो पढ़े-लिखे नहीं है, वो पूरी तरह से व्यवहार कुशल नहीं हो, है ना? अनपढ़ भी बहुत अच्छे-अच्छे इंसान मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो साक्षर और निरक्षर की बात, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर किया गया है। छोटी बहू आनंदी है जो कि पढ़ी-लिखी है और समझदार भी है। उसकी व्यवहार कुशलता से लाला सर्वसुख और उनकी पत्नी सहित यानी कि जो आनंदी के सास-ससुर हैं वो बहुत खुश रहते हैं, बल्कि पूरा परिवार उससे काफ़ी संतुष्ट रहता है, उसके काम-काज से, उसके व्यवहार से, उसके बोलचाल से, हर चीज़ से। जबकि ज्ञानों के साथ में सास-ससुर, देवरानी सबसे उसकी खटपट लगी रहती है। आगे है देवरानी जेठानी उपन्यास अनेक सामाजिक कुरीतियों, बाह्य आडंबरों, धार्मिक अंधविश्वास आदि पर भी करारी चोट करता है। ठीक है? ये इस उपन्यास में केवल साक्षरता की ही बात नहीं की गई है, बल्कि समाज में जो चल रही बुराइयाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, बाह्य आडंबर, धार्मिक अंधविश्वास पर भी बात करता है। इस उपन्यास में आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च करना, झाड़-फूँक आदि की चर्चा भी हुई है। उपन्यास के अंदर अलगू जी की समस्या भी चित्रित हुई है। ठीक है? ये पॉइंट पूछा जाता है।
कौन-सा उपन्यास है जिसमें अलगू जी की समस्या को दर्शाया गया है? तो ये है कौन-सा देवरानी जेठानी की कहानी। इस परिवार में वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है, इस पर भी हल्की-सी रोशनी यहाँ पर डाली गई है। आगे है उपन्यास का जो अंत है ये किससे होता है? तो बँटवारे से होता है। बाद में दो देवरानी जेठानी या दोनों भाई-भाइयों में बँटवारा हो जाता है, जहाँ पर बड़े बेटे दौलत राम के हिस्से में दुकान आती है और छोटे बेटे छोटे लाल के हिस्से में मकान आता है। ठीक है? 2 भाई हैं, सर्व सुख के 2 बच्चे हैं और दोनों का एक के हिस्से में दुकान आ जाती है और एक के हिस्से में मकान आ जाता है। दौलत राम मकान में भी आधा हिस्सा ले लेता है। उसके हिस्से में आती तो दुकान है, लेकिन वो ज़ोर-ज़बरदस्ती से और उसकी जो पत्नी है, वो लड़-झगड़ करके मकान में भी आधा हिस्सा ले लेते हैं और मकान से जाते समय बड़ी बहू ज्ञानो खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी उखाड़ कर ले जाती है। ठीक है? आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक जो निरक्षर जो औरत है, उसके क्या मायने होते हैं या फिर किस तरह का वो व्यवहार कर सकती है। पंडित गौरीदत्त शर्मा उपन्यास की भूमिका में एक कविता भी लिखते हैं, ये सारी इसकी भूमिका है। उपन्यास की भूमिका में उन्होंने एक कविता भी लिखी है, जो कि इस प्रकार है, दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़ें चित्त से, रही भूल मुझसे इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवे वहीं। दया से, कृपा से, क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले अपनी प्रीति से। ठीक है? तो ये यहाँ पर क्या हुआ है, एक कविता है जो कि इस उपन्यास के अंतर्गत आती है और जो भूमिका में लिखी गई है लेखक के द्वारा। आगे नाम आता है यहाँ पर गोपाल राय का। डॉक्टर गोपाल राय देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास मानते हैं। हालाँकि जो परीक्षा गुरु है उसको प्रथम उपन्यास माना जाता है, लेकिन जो डॉक्टर गोपाल राय है उनके अनुसार अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो ये देवरानी जेठानी की कहानी को मानते हैं। इस उपन्यास में पढ़ी-लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण-दोष को प्रस्तुत किया गया है। ये दिल्ली के एक बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। आगे है पंडित गौरीदत्त शर्मा ने इस कहानी को नए रंग-ढंग से लिखा है। स्त्री-पुरुष दोनों ही इसका लाभ उठाएँगे, ऐसा उनका मानना था। तो लेखक ये मानते हैं कि ये कहानी बिल्कुल नए रंग-ढंग से लिखी गई है, जो पहले ग्रंथ लिखे जा रहे थे, उनसे थोड़ा-सा अलग हट के हैं। तो इसलिए दोनों ही स्त्री भी और पुरुष भी इसका लाभ उठाएँगे। आगे है मुख्य पात्र। मुख्य पात्रों में बात करें तो लाला सर्वसुख सबसे पहला नाम आता है, जो कि मेरठ का बनिया है, जिसने अपनी मेहनत से धन दौलत कमाई और हाट हवेली खड़ी की थी। यानी कि पूरे जो अपना जीवन है उसने मेहनत में निकाला और मेहनत से ही उसने धन दौलत काफी कमाई थी। उसके बड़े बेटे का नाम है दौलत राम, लाला का बड़ा बेटा, जो कि पिता के व्यवसाय में ही सहयोग करता था। मुलिया और कन्हैया, मुलिया और कन्हैया ये दौलत राम के बेटी और बेटा थे, ये ध्यान रखना है। छोटे लाल लाला का छोटा बेटा है, जिसकी रेलवे में नौकरी लग गई थी और नन्हे और मोहन ये छोटे लाल के 2 बेटे हैं। ठीक है? छोटे लाल के 2 बच्चे हैं, नन्हे और मोहन दोनों बेटे हैं और दौलत राम की 1 बेटी है और 1 बेटा है मुलिया, उसकी बेटी का नाम है, ये ध्यान रखना। पूछे जा सकते हैं कुछ भी, है ना? आगे है स्त्री पात्रों में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है ज्ञानू का, जो कि जेठानी है। दौलत राम की पत्नी है। लाला सर्व सुख की बड़ी बहू है, जो कि अनपढ़ और झगड़ालू भी है। आनंदी ये देवरानी है, सुशिक्षित है और विवेकशील है। छोटे लाल की पत्नी जो व्यवहार कुशल और समझदार स्त्री है। पार्वती ये सर्व सुख की बड़ी बेटी का नाम है पार्वती। इसकी शादी दिल्ली में हुई थी। ये ध्यान रखना है, मेरठ का इसमें जिक्र आता है और दिल्ली में इस लड़की की शादी हुई थी। सुखदेई ये लाला की छोटी बेटी का नाम है। गौण पात्रों में बात करें तो गौण पात्रों में शिव दयाल का नाम आता है, बंशीधर कबाड़ी, ज्ञानचंद डूंगर, तहसीलदार राम प्रसाद, गंगाराम, भगवान देई, दिल्ला पांडे, मिश्रानी, मुंशी टिकट नारायण, हरसाहे काबली, लाला दीनदयाल, कृपी, बाल विधवा है ये, और लाला बुलाकी दास ये मदरसे में नौकर हैं और झल्लामल। ठीक है? इनके नाम यहाँ पर लिए जाते हैं, ध्यान रखना है। ये गौण पात्रों में आते हैं। आगे विशेष तथ्य इसके देखते हैं, ये उपन्यास समस्या के साथ समाधान को भी बताता है। इसमें केवल और केवल समस्या ही नहीं दिखाई गई है, बल्कि समस्या का समाधान भी बताया है। पुनर्विवाह का समर्थन करता है। लोक मुहावरों का इसमें उचित उचित प्रयोग किया गया है। लोक मुहावरे क्यों हैं? क्योंकि इसमें एक मेरठ जैसा जो शहर है उसमें क्या है, एक परिवार की पारिवारिक घटना है और आप जानते हैं किसी भी परिवार में मुहावरों का या फिर तानों का या एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते समय इस तरह की मुहावरों का प्रयोग उचित किया जाता है। अलगोजी की समस्या भी इसमें चित्रित हुई है। परिवार में वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है, इस पर भी हल्की सी रोशनी डाली गई है और आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूक की भी चर्चा हुई है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। आगे इसके अगर महत्वपूर्ण कथनों में देखें तो आनंदी के पिता कहते हैं,
आनंदी के पिता कहते हैं कि ज्ञानवान लड़कियां कभी घबराती नहीं हैं, सब काम बड़ी ही समझदारी से करती हैं। आनंदी के पिता भी काफी समझदार हैं और अपनी बेटी को समझाते हुए वो ये बातें कहते हैं। आगे एक और कथन है इसका जो पूछा जा चुका है पहले भी। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते थे। यह इसी उपन्यास का कथन है। तो आपको भी पता होगा अगर हम थोड़ा-सा 10-20 साल पीछे की साइड जाएँ, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि पहले जब किसी को चेचक वगैरह हो जाता था, जिसको हम छोटी माता, बड़ी माता चिकन पॉक्स और कहते हैं स्मॉल पॉक्स, उनके जब रोग हो जाते थे, तो क्या करते थे मतलब ये समझा जाता कि जो हमारी जो माता है, देवी माँ है, वो रुष्ट हो गई है, इस वजह से ये बीमारी हो गई है। और इसी वजह से कहीं माता और ज़्यादा रुष्ट ना हो जाएँ, इसीलिए बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बचपन में ही टीके लगवा देते हैं, तो आजकल ये जो बीमारी है, वो भी ना के बराबर रह गई हैं। अब ये बीमारियाँ इतनी होती भी नहीं है क्योंकि टीका बचपन में लग जाता है। ठीक है? तो ये यहाँ पर अंधविश्वास का ज़िक्र इसमें किया गया है। सुखदेही की माँ क्या कहती है, "तुम दौलत राम की सगाई रख लो।" सुखदेही की जो माँ है, वो सुखदेही के पिता से कहती है कि तुम दौलत राम की सगाई रख लो, यानी कि जो जब बड़े बेटे की सगाई आती है, तो उसकी माँ कहती है कि दौलत राम की सगाई रख लो, रुपया-पैसा तो सब हाथ का मैल है। घर से आई लक्ष्मी को कोई नहीं फेरता, आगे लौंडा-लौंडिया का भाग है। यानी कि इस पर भी ज़िक्र किया गया है, ये एक प्रकार का अंधविश्वास है कि एक बार अगर कहते हैं ना खीर भरी मतलब थाली को लात नहीं मारते, ऐसा सोचा समझा जाता है कि अगर अब ये रिश्ता जैसा भी आ गया है तो इसको रख लीजिए, है ना? ले लीजिए, क्या पता आगे कोई अच्छा रिश्ता मिले ही ना मिले, है ना? तो ये हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी ऐसी सोच होती है, आगे पता नहीं रिश्ता मिले या ना मिले, ऐसा उनका मानना है। इसीलिए जैसा भी जो भी मिल जाता है उसी को चिपका देते हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़े क्या है अंधविश्वास मान लीजिए, अब लोगों की यहाँ पर नासमझी मान लीजिए। छोटे लाल कहते हैं, "लाला जी अब तुम जगत की मोह माया छोड़कर आराम से बैठकर भगवान का भजन करो।" और छोटे लाल कहते किससे हैं? अपने पिताजी से कहते हैं, ठीक है? ये किससे कहते हैं? तो अपने पिताजी से कहते हैं, ये भी ध्यान रखना कि लाला जी अब तुम जगत की मोह माया छोड़ दो, सर्व सुख से कहते हैं, ये ध्यान रखना। सर्व सुख कहता है आगे बिरादरी के लोग हँसेंगे और ठट्टे मारेंगे कि फलाने घर में लुगाइयों की लड़ाई हुई थी, इसलिए उसने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो ये कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगा दिया, आते ही घर का 3 तेरे कर दिया। ये सर्व सुख है, सर्व सुख को बड़ी ही शर्म आती है कि उसके घर में जो बहू हैं वो आपस में लड़ रही हैं और बड़ी बहू उसकी इतनी झगड़ालू है कि हर किसी से कभी ना कभी वो तना-तनी उसकी चलती रहती है। तो सर्व सुख को बड़ी ही शर्म आती है इस बात पर कि बाहर के जो लोग कहें, मैंने इतनी मेहनत से इतना रुपया कमाया, पैसा कमाया, इतनी इज़्ज़त कमाई है, वो सब क्या है मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये सर्व सुख का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इसमें आगे कुछ क्वेश्चन्स हैं, अगर आप कहेंगे तो हम इनको करा देंगे। चलो 1 मिनट में कुछ क्वेश्चन है आपको करा ही देती हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान देना है, कब हुआ था इसका प्रकाशन? राइट आंसर है हमारे यहाँ पर 1870 ईस्वी और अभी हमने ये देखा भी है 1870 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। देवरानी जेठानी की कहानी की विधा क्या है? तो ये उपन्यास है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर कूट वाले पर्सन भी आते हैं ना, तो बच्चे देख कर के डर जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन सब यहीं से होते हैं। देवरानी-जेठानी की कहानी की अंतर्वस्तु में क्या शामिल है? तो देवरानी-जेठानी की कहानी में बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची और स्त्रियों के आभूषण प्रियता तीनों ही शामिल हैं। आगे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देवरानी-जेठानी की कहानी उपन्यास का नायक कौन है? तो ये नायक कौन है? सर्वसुख है, लाला सर्वसुख जो कि मेरठ का है। देवरानी-जेठानी की कहानी कथा वस्तु के केंद्र में कौन से शहर का नाम आया है? तो ये मेरठ का नाम आया है। दिल्ली का नाम भी इसमें आया है जिसमें सर्वसुख की बड़ी बेटी का विवाह हुआ था। लेकिन यहाँ पर आपको मेरठ सही करना है। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसने माना है? तो ये किसने माना है भई? डॉक्टर गोपाल राय या डॉक्टर पुष्पपाल सिंह। तो 6 में हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर गोपाल राय का नाम हमने ऊपर देखा था, लेकिन गोपाल राय के अलावा डॉक्टर पुष्पपाल सिंह भी इसे प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं, याद रखना। देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास में किस समस्या का चित्रण नहीं हुआ है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो किसका चित्रण नहीं हुआ? स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, धार्मिक अंधविश्वास, भ्रष्टाचार। तो ये भ्रष्टाचार पर बात इसमें नहीं की गई है। भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं है। 1870 ईस्वी में देवरानी जेठानी की कहानी के रूप में एक नया फूल खिला, जो हिंदी उपन्यास का आरंभ बिंदु सिंधु सिद्ध हुआ। ये कथन किस आलोचक का है? तो यहाँ पर 8 में हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर गोपाल राय। ये किसने कहा है? गोपाल राय ने कहा है।
देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का पात्र सर्वसुख कहाँ का रहने वाला था? तो ये सर्वसुख मेरठ का रहने वाला था। ये अलग-अलग टाइप से पूछे गए क्वेश्चन हैं। माता-पिता के निधन के समय सर्वसुख की क्या अवस्था थी? सर्वसुख जो कि मेरठ का बनिया है, जो देवरानी जेठानी यानी कि ज्ञानों का क्या है? ससुर है, उसकी उस वक़्त अवस्था क्या थी जब उसके माता-पिता का निधन हो गया था? तो यहाँ पर हमारा 10 में सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही उसके माता-पिता दोनों चल बसे थे। सर्वसुख की कितनी संतानें थी? तो अभी हमने देखा है 2 बेटियाँ थी और 2 बेटे हैं, यानी कि 4 संतानें हैं उसकी। आगे हमारे यहाँ पे सर्वसुख की बड़ी लड़की की शादी कहाँ हुई थी? तो ये दिल्ली में हुई थी। अगर आप अच्छे से उपन्यास पढ़ लेंगे तो ये सारे आंसर आप आराम से कर सकते हैं। सर्वसुख की छोटी लड़की की शादी कहाँ हुई थी? हालाँकि इसमें नहीं बताया है, लेकिन 13वां हमारा सही आंसर हो जाएगा हापुड़ में बंसीधर कबाड़ी के यहाँ पर। ठीक है? हापुड़ में बंसीधर कबाड़ी के यहाँ पर इसकी छोटी लड़की की शादी हुई थी, जिसका नाम है सुखदेई। बड़ी लड़की का नाम था पार्वती, जो कि दिल्ली में विवाह हुआ था। इस उपन्यास में देवरानी कौन है? तो देवरानी है आनंदी और ज्ञानो है जेठानी। जेठानी का क्या नाम है? तो ये है भई ज्ञानो, ठीक है? जो कि अनपढ़ है और व्यवहार कुशल बिल्कुल भी नहीं है। आनंदी के पिता किस पद पर आसीन थे? आनंदी के पिता जो कि अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं कि समझदार लड़कियाँ हमेशा समझदारी से काम लेती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा 16 में सही आंसर हो जाएगा डिप्टी डायरेक्टर। कौन थे ये? डिप्टी डायरेक्टर थे, ये ध्यान रखना 16 में बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास की रचना उपन्यास के रूप में नहीं बल्कि बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्य पुस्तक के रूप में हुई है। ये कथन किस आलोचक का है? तो यहाँ पर हमारा 17 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, डॉक्टर गोपाल राय का ये कथन है। ठीक है? डॉक्टर गोपाल राय ने कहा है। लोक जीवन इस उपन्यास में इतने चटक रंगों में पूरी प्रामाणिकता के साथ चित्रित हुआ है कि तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य से गहरी पहचान स्थापित कराता है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संबंध में किसका कथन है? तो यहाँ पर हमारा 18 में सही आंसर हो जाएगा बी, पुष्पपाल सिंह का ये कथन है। जो भी हमारा ऊपर नहीं देखने को मिला है उपन्यास में, यहाँ पर आपको प्रश्न में देखने को मिल जाएगा। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में कौन-सी सदी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का चित्रण हुआ है? तो ये किस सदी के बनिया समाज का चित्रण हुआ है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 19वीं सदी। ठीक है? 19वीं सदी का है, ये ध्यान रखना। आगे देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु कहने वाले आलोचक कौन है? हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु किसने कहा है? तो आप जानते हैं प्रस्थान बिंदु का मतलब है यहाँ से शुरुआत किसने मानी है? तो ये डॉक्टर गोपाल राय ने मानी है। आई हुई लड़की घर से कोई नहीं फेरता और रुपया पैसा हाथ पैर का मेल है। देवरानी जेठानी की कहानी में एक कथन किसका है? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जब पहले रिश्ता अगर आता है तो बुजुर्ग लोग ये सोचते हैं कि ऐसा रिश्ता दोबारा आए ना आए, इसलिए पहली बार में जो आ गया ना लड़की देखना ना लड़का देखना, ठीक है बस आ गया कर लीजिए, है ना? तो 21 में हमारा सही हो जाएगा सुखदेई की माँ ऐसा बोलती है किससे? सुखदेई के बापू से। तो यहाँ पर हमारे 21 पर्सन हैं जो कि करेक्ट हैं, ठीक है? आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। कॉम्बो बैच में आपको पेपर फर्स्ट और हिंदी दोनों की तैयारी एक साथ कराई जा रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बार ले चलती हूँ साथ में। ये हमारा टारगेट जून 2026 के लिए फीस है नाम मात्र की इसकी केवल और केवल 1299 रुपए। पेपर फर्स्ट और हिंदी के लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसकी विशेषताएं हैं। कॉम्बो अगर आपको लेना है तो केवल और केवल आपको यहाँ पर कुछ छूट मिल जाएगी और अगर आपको दोनों अलग अलग लेने हैं तो उनकी जो फीस है वो अलग लगती है। ऑल यूनिट आपको थ्योरी क्लासेस इसमें कराई जाएंगी। 7 ईयर्स के आपको पीवाईक्यू करा दिए जाएंगे। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस में दी जाएंगी और इसके अलावा 2000 बोथ पेपर वन लाइनर और 10 मॉक टेस्ट आपको दोनों के मिलेंगे। यानी कि 5 मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएँगे। टाइम बचता है तो और भी करा देंगे और वैलिडिटी इसकी रहेगी 7 मंथ। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज ही जुड़ सकते हैं। तो 10 तारीख से ये जो इसमें क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएँगी।